हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं लखनऊ से कोमल धमीजिया, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है अपने पहले अटेम्प्ट में। चलिए सीधी बात करते हैं कोमल से और जानते हैं उनका सफर शिखर तक पहुंचने तक का। हेलो कोमल ठीक है। एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम। कोमल, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ये तो हमने सबको बता दिया कि आप लखनऊ से, नवाबों के शहर से बिलोंग करती हैं, बट आपकी शुरुआती पढ़ाई रही है, ग्रेजुएशन रहा है, उसके बारे में अगर आप हमारे साथ शेयर करें। ठीक है। मैंने अपना क्लास 12 तक की स्टडीज जो करी हैं वो लखनऊ से ही करी हैं। उसके बाद आई एनरोल्ड, लाइक मेरा ड्रॉप ईयर था एक साल का 2017-18 वाला, वेर इन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई इंजीनियरिंग, फॉर टू गेट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज। बट उसके बाद एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा खास मन नहीं था इंजीनियरिंग की तरफ जाने का, बट मेरे फादर का काफी मन था, तो मैंने प्रिपेयर करा। उसके बाद आई रियलाइज कि लाइक आई वांट टू डू समथिंग इन मैथ्स, तो मैंने 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी फॉर मैथ्स ऑनर्स इन दयाल सिंह कॉलेज। तो कोमल, आपने यू वांटेड टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड यू डिड, और उसके बाद से फिर बैंक की तरफ कैसे इंक्लिनेशन हुआ? एक्चुअली मैम, मेरा काफी मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा ये मन था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं। तो लाइक सेकेंड ईयर में जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा कि किस तरफ जा सकते हैं, तो आई फाउंड दैट देयर इज एसएससी है, बैंकिंग है, देन रेलवेज भी है। लेकिन फिर जब मैंने इनके बारे में और ज्यादा पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि एसएससी और रेलवेज जो है दैट इज अ बिट लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है उनका, इट इज टाइम टेकिंग। तो इसलिए मैंने बैंकिंग चूज करा क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है एंड थोड़ा जॉब सिक्योरिटी भी है। ऑल्सो कि मेरे पास मतलब ग्रेजुएशन टाइम पे आई हैड इकोनॉमिक्स एज माय जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो उससे भी मेरा मनी एंड बैंकिंग एक सब्जेक्ट था उसमें, तो उससे भी मेरा काफी इंक्लिनेशन हुआ। तो मैथ्स अलॉन्ग विद मनी एंड बैंकिंग की वजह से आई ऑप्टेड फॉर बैंकिंग। कोमल, आपने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं हमेशा से इंटरेस्ट एक डेवलप हो रहा था एंड यूनिवर्स आई गेस वाज पुशिंग यू टुवर्ड्स बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड इट यस ड्राइव्ड मैम। यू वेल, सेल्ड यू वेल थ्रू द एग्जामिनेशन, और आज आपका फाइनल लिस्ट में नाम भी है। यस मैम। आई थिंक मैम, हम मतलब हम चाहे जो भी कर लें कि, लेकिन कुछ होता है ना कि जैसे डेस्टिन्ड होता है आपके लिए, तो चीजें ऐसे होती चली जाती हैं कि मतलब आप यूनिवर्स के साथ सिंक में आते हो तो यू आर डायरेक्टेड इन दैट डायरेक्शन ओनली। मतलब जैसे एक बटरफ्लाई इफेक्ट मैंने पढ़ा है कहीं, तो उसमें ये होता है कि हमारी जो भी सिचुएशंस आती है ना लाइफ में, दोज आर इंटरकनेक्टेड, मतलब कुछ भी होगा तो वो किसी चीज से कनेक्टेड है, इसलिए आपकी लाइफ में हो रहा है। वेल, आई मस्ट एग्री टू दिस पॉइंट कि चीजें एक साथ सिचुएशंस ऐसे डेवलप होते हैं दैट यू दे पुश यू इन अ गुड डायरेक्शन, आई वुड से ऑलवेज। यस मैम। सो कोमल, जब एक बार मन बना लिया बैंक की तैयारी करनी है, तो तैयारी कब से शुरू की, कैसे शुरू की? ओके मैम, मेरा ग्रेजुएशन 2021 जुलाई में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मतलब कोई भी ऐसे नोन में नहीं था जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, तो एकदम जैसे ये था कि स्क्रैच से ही शुरू करना है और जो करना है खुद से ही करना है। तो मैंने यूट्यूब पहले कुछ एक दो हफ्ता तो लाइक आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने सिलेबस से गो थ्रू करा और कौन से एग्जाम्स होते हैं वो सब देखा। तो उसके बाद आई रियलाइज कि जैसे मैथ्स है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश मेरा स्टार्टिंग से ही फाउंडेशन अच्छा रहा है। एंड क्योंकि क्वांट से मेरा हमेशा टच रहा है, तो वो भी मेरे फेवर में था। और क्वांट अच्छा होता है तो फिर रीजनिंग भी खुद ब खुद मुझे लगता है फिर मैनेज हो जाता है। तो और बाकी मेरा सबसे वीक पॉइंट जनरल अवेयरनेस ही था, तो उसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत के बाद स्टडी आईक्यू मिला। मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने एन नंबर ऑफ टीचर्स से पढ़ा है, लेकिन उसके बाद एट द एंड मुझे गौरव सर का कोर्स एक मेरे सीनियर ने सजेस्ट करा था। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार सर को भी ट्राई करते हैं इतनी जगह ट्राई कर लिया है तो। फिर मैंने सर के यूट्यूब पे ना वो बेस्ट 300 वाले वीडियोस पढ़े थे, पुराने वाले एकदम। तो मैंने उनको देखा तो मुझे अच्छे लगे वो। फिर मैंने कहा ठीक है, अब एक बार कोर्स बाय कर लेते हैं। तो मैंने सर का 2 ईयर वाला प्लान बाय करा था कि मतलब अगर इस साल नहीं होता है, क्योंकि अभी तो बिगनर हूँ, तो इस साल नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर तक वो मेरा चल जाएगा। लेकिन और फिर जब मैंने सर से पढ़ना स्टार्ट करा तो मतलब सर का ये था ना
कि जैसे जो सर बोलते थे क्लास में, वो आपको उस टाइम लगेगा कि हम भूल रहे हैं और मतलब रिटेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो वो सर की आवाज एकदम दिमाग में गूंजने लगती है, और जो भी क्वेश्चन सामने आता है आपको लगेगा हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है। कोमल, आप जिस इंथुजियाज्म के साथ आप बता रही थी, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को आप और एनर्जी दे रहे हैं कि दिस इज हाउ द राइट स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन इज, एंड इफ यू फॉलो इट, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। डेफिनेटली मैम, मैं बताऊं तो मैंने जुलाई से स्टार्ट करा था। द वेरी फर्स्ट पेपर आई सैट वाज एसबीआई क्लर्क, एसबीआई जे 2021 वन। सो उसमें क्या था, मेरा कोर्स ऑनगोइंग था, लाइक मेरा क्वांट का कोर्स पूरा नहीं हुआ था। रीजनिंग तो ज्यादा टॉपिक्स होते नहीं है उसमें, तो मैंने वो पेपर जस्ट फिल कर दिया था कि चलो देख के आते हैं कि एग्जाम कैसा होता है। लेकिन मतलब जब मैं एग्जाम देने गई तो आई वाज एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 87 क्वेश्चंस। तो मतलब उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मतलब मेरा कोर्स भी नहीं कंप्लीट था, तब भी आई वाज एबल टू अटेम्प्ट 87 क्वेश्चंस, एंड लकीली आई गॉट थ्रू प्रीलिम्स इन एसबीआई जेए। So, and with a very good score of around 85.25 marks I got in prelims. एंड बट हुआ क्या ना, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं था, और एसबीआई जे का मेंस जो था वो एक्चुअली प्रीलिम्स का रिजल्ट आया मेंस से 10 दिन पहले। एंड मैं बहुत कॉम्प्लेसेंट थी कि होगा नहीं होगा, कुछ आइडिया ही नहीं था। तो आई वॉज नॉट वेरी मच एंथुसियास्टिकली प्रिपेयरिंग फॉर इट मेंस। तो अब जब मेरे पास 10 ही दिन थे, तो उसमें मैं कितना ही कर पाती, और करंट अफेयर्स भी मेरा बिल्कुल नहीं टच करा हुआ था। लाइक मतलब जो भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा उन 10 दिन में पढ़ा, जितने भी लाइक मैं क्या करती थी ना, जैसे सर की 300 बेस्ट वाली वीडियो चला लेते थे, और खाते समय भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस वो वीडियो सुन रहे हैं कि कुछ तो दिमाग में जाएगा, लाइक थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आए कि एग्जाम में बैठे तो ऐसा ना लगे कि एकदम नया सा है। तो वो करते थे कि 300 वाली वीडियोस चला ली। बट जैसे सर अपनी वीडियोस में हमेशा कहते हैं कि आप 300 वाली वीडियोस पे डिपेंड मत हो, क्योंकि वो सिर्फ एक रिवीजन के पर्पज से वो लाते हैं। आपको अगर अच्छा करना है एग्जाम में तो डेली सीए करो, तभी आपको बेनिफिशियल होगा। और अगर आपने डेली सीए करा है तो 300 बेस्ट वाले आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखो कि एग्जाम से पहले हम ये रिवाइज करके जाएं। लेकिन मैंने तो सिर्फ वही पढ़ के गई थी, तो मेंस मेरा नहीं हो पाया था 6.5 मार्क्स से। तो लेकिन फिर यही था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर नहीं है अपनी डेस्टिनेशन से, क्योंकि सिर्फ 6.5 नंबर से रह गए थे। तो फिर उसके बाद से मैंने सर का डेली सीए फॉलो करना शुरू करा। जैसे मैंने नवंबर अक्टूबर से लेके मेरा जनवरी में पीओ का मेंस था, तो तब तक मैंने पढ़ा, और तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और बाकी मुझे लगता है कि जैसे अब ना जीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, तो आप मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर चीजें आएंगी। तो जैसे सर क्या करते थे, कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका सर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता देते थे, फ्यूचर भी बता देते थे। तो मतलब ये था कि जैसे मुझे ना मिसाइल्स की रेंज कभी नहीं याद होती थी, लेकिन सर का मेथड ये है कि जैसे मार्च में कोई मिसाइल आई, तो उसके बाद अप्रैल में कोई नई मिसाइल आई, तो सर पुरानी वाली भी सब उसको, पुराने वाले का भी सब बताते थे कि हमने 4 दिन पहले ये पढ़ा था, इसका रेंज भी इतना था। और मतलब जैसे एक बार मुझे याद है, एक क्वेश्चन था कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है। तो जनरली टीचर्स क्या करते हैं कि मतलब वो नाम बता देंगे कि हाँ डैरिल मिचेल को मिला है, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्यों मिला है, स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये मतलब बहुत कम टीचर्स होते हैं जो बताते हैं। और यही सब चीजें होती हैं जिनकी वजह से ना ये नाम भी आपको दिमाग में रिटेन हो जाता है। तो सर ने प्रॉपरली एकदम एक्सप्लेन करा था कि ऐसी क्या सिचुएशन हुई थी जिसमें उन्होंने डैरिल मिचेल ने अपना परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो मुझे लगता है जो चीजें मैंने उस समय पढ़ी है ना, वो एकदम फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए मेरे दिमाग में एकदम फिक्स हो गई हैं। तो मतलब काफी अच्छा था। कोमल, फिर से यही कहूंगी, जो जो इंथुजियाज्म आप यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो शायद एग्जामिनेशन में भी आई एम श्योर वो रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड तभी आप हमारे साथ आज यहाँ पे बैठी हैं एज वन ऑफ द टॉपर्स इन आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। एक्चुअली मैम मैं ना वीडियोस देखती थी स्टडी आईक्यू पे टॉपर्स की, तो मतलब बहुत सारे चैनल्स पे डालते थे लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज। तो मतलब लोग अपनी फेलियर की भी डालते थे, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज दैट कि मैंने ऐसी बहुत सारी प्रिपरेशन के टाइम पे भी ऐसे मतलब लोगों की स्टोरीज देखी हैं जिसमें वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।
तो उससे मुझे एक बूस्ट मिलता था कि अगर मतलब कि मैं भी कर सकती हूँ, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। कोमल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मोटिवेशन आप बहुत सारे लोगों को दे रही हैं कि लास्ट ईयर तक आप पर्दे के उस पार थी, आप पर्दे के इस पार हैं। तो बहुत सारे लोग जो आज देख रहे हैं, यू कैन बी एट कोमल्स प्लेस, इसलिए आप मेहनत करें, पढ़ें अच्छे से। डेफिनेटली और जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मेहनत है, डिटर्मिनेशन है, तो नथिंग इज फार अवे। डेफिनेटली डेफिनेटली लाइक मैंने जुलाई में स्टार्ट करा था, एंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, विद इन 6 मंथ, लाइक 6 मंथ्स के बाद मेरा मेंस था। तो मतलब अगर कोई डेडिकेशन के साथ पढ़े तो इट इज वेरी इजी टू क्रैक बैंक एग्जामिनेशन इन 6 to 7 months। कोमल, ये तो बात हो गई कैसे रिटर्न की तैयारी करनी है। आई एम श्योर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग तरीके से आपका इंटरव्यू भी हुआ होगा, बहुत ही हाई एनर्जी नोट पे हुआ होगा, तो हम जानना चाहेंगे वो पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी। और एक दिया और था चीज मैं कॉलेज ऐड के। करना चाहूंगी, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप इतने यंग भी थे, तो आई एम श्योर द पैनल मेंबर्स विल आल्सो बी वेरी वेरी अमेज्ड टू सी अ वेरी यंग कैंडिडेट कमिंग। हाँ डेफिनेटली देवर लाइक कि अरे तुम इतनी जल्दी इधर आ गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम इधर आ गई, अभी तो तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो मैम मतलब ये था कि जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने अपना पहला मतलब इससे पहले जो लास्ट इंटरव्यू दिया था वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दिया था प्लेसमेंट सेल के लिए। तो उसमें मैं लास्ट स्टेज में नहीं सेलेक्ट हो पाई थी। उसके बाद ये मेरा इतने टाइम के बाद मेरा इंटरव्यू था, तो थोड़ा नर्वस भी थे, कुछ मतलब आइडिया नहीं था ना कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या है। तो फिर मुझे मतलब ऐसे रियलाइज हुआ कि मैंने अगर रिटर्न क्लियर करा है तो मतलब यहाँ तक आई हूँ तो कुछ कुछ तो होगा। और मेनली इंटरव्यू इज लाइक आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, इसमें उसमें आपकी नॉलेज नहीं चेक करेंगे। मतलब अगर उन्होंने आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछे है ना, आप 3 नहीं भी आंसर कर पाओगे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट रहोगे उनके सामने तो मतलब यू विल बी इन। तो ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ था कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, मुझे ऐसे सुबह से इंट्यूशन आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लास्ट कैंडिडेट हूँ और पूरे शाम तक वेट करना पड़ जाए। और उस दिन हुआ क्या कि मैं अपने पैनल की लास्ट ही कैंडिडेट थी। तो मतलब मैं सुबह 11 बजे के घर से निकले हुए थे, फिर 5:30 अराउंड मेरा नंबर आया था इंटरव्यू का। तो मैंने एंटर करा, तो लाइक पहले तो वो शॉक हो गए कि मतलब उन्होंने मेरी मार्कशीट जब देखी तो कहते हैं कि अरे तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गई, तुमने मेंस भी निकाल लिया। तो, तो मैंने कहा यस। फिर मतलब मैंने उन्हें ग्रीट करा, फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे पुट इन फ्रंट ऑफ मी वाज कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो मैंने इंट्रोड्यूस करा। फिर एक्चुअली मैं ना प्रिपेयर करके गई थी कि मैंने कुछ ऐसे 20-25 क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे कि जो मुझसे पुटअप करे जा सकते हैं, एंड इंट्रोडक्शन वाज वन ऑफ देम। तो मैं प्रिपेयर थी कि इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, तो मैंने उनको बोला जो बोलना था, लेकिन फिर उनके ना फेसेस से मुझे लगा कि दे आर ईगर टू लिसन समथिंग मोर। तो मैंने फिर उनको और बताया अपने बारे में। तो फिर देवर लाइक ठीक है। मतलब क्योंकि मेरा एक तो लास्ट लास्ट कैंडिडेट थी ना मैं, तो वो देवर ऑल्सो वेरी टायर्ड, मैं भी टायर्ड थी। तो फिर जो जो क्वेश्चन वो मेरे सामने पुटअप कर रहे थे, लाइक मेरे सामने 12 to 15 क्वेश्चन उन्होंने रखे होंगे सबने मिला के, जिसमें से टू जो थे, 2 क्वेश्चन वर सिचुएशनल क्वेश्चन जो मैम पूछती हैं। तो उनका मैंने आंसर कर लिया प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ, और बाकी जो रेस्ट 10 क्वेश्चन थे उसमें से आई वाज अनएबल टू आंसर 2 ऑफ देम। तो उनको मैंने सीधे बोल दिया कि सर मैंने मतलब मैंने वो चीजें पढ़ी हुई थी, लेकिन उस समय होता है ना कभी कभी कि नर्वसनेस के मारे आप रिकॉल नहीं कर पाते हो वो सब चीजें। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो दे सेड दे वर ओके विद इट, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने एकदम प्रॉपरली बताए थे। तो मतलब जब मैं इंटरव्यू से बाहर आई तो मुझे लग रहा, मैं ना उन 2 क्वेश्चंस पे ही पॉन्डर अपॉन कर रही थी कि मैं ये दो नहीं बता पाई हूँ, तो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, कि मुझे कम मार्क्स ना दे दें। फिर मतलब वो 2 नेगेटिव जो मैंने नहीं बताए, पूरा टाइम मैं उसी पे फोकस कर रही थी, और जो मैंने 10 क्वेश्चन आंसर करे हैं उस पे मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैंने बताया नहीं बताया। तो घर पे भी आके मैंने बताया कि ये 2 क्वेश्चन हम नहीं बता पाए, तो अब पता नहीं क्या मार्क्स दे दें। तो मतलब मेरे मेंस में थे 95 मार्क्स थे मेंस में। तो आई वाज लाइक कि अगर मिनिमम भी मतलब एवरेज भी दे दे मुझे 12 के अराउंड 20 में से, तो मैं पास हो जाऊंगी। मतलब मुझे यही लग रहा था कि मुझे मिनिमम ही मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन नहीं आंसर करे हैं।
और मैं बाकी 10 क्वेश्चन नहीं देख रही थी जो मैंने आंसर करे हैं। लाइक लाइफ में भी यही होता है, हम जो हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है ना, हम उसी पे फोकस करते रहते हैं, और जो पॉजिटिव चीजें होती हैं हमारे सामने उसको हम एकदम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आया जिस दिन 1 अप्रैल को, आई वाज रियली शॉक्ड। मतलब दे गेव मी 16 ऑन 20 मार्क्स। तो फिर मुझे लगा कि मैं फालतू में ही इतना नेगेटिव सोच रही थी कि मैंने 2 क्वेश्चन नहीं बताए, मुझे मिनिमम मार्क्स ही दे दें तो मैं पास हो जाऊंगी। लेकिन दे गेव मी 16 ऑन 20। तो मतलब 1 अप्रैल एकदम लाइफ चेंजिंग डे था। कोमल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे लेकर आए हैं। और बहुत ही यंग है आप। तो ये जानना चाहूंगी कि जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, पहला अटेम्प्ट था आपका। पहला अटेम्प्ट लोग बहुत ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं कि चलो पैटर्न देकर आते हैं। तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, इतना डिटर्मिनेशन कैसे इतनी कम उम्र में? मैम मैं बताऊं तो जो मैंने SBI जे फिल करा था वो यही सोच के करा था कि चलो पैटर्न देख के आते हैं। तो उसके बाद लेकिन जब प्रीलिम्स हो गया तो उन 10 डेज में जो मेन से पहले थे उसमें आई गेव माई 100%। जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना कोशिश करा। लेकिन फिर उन दिनों मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या क्या गलतियां कर रही हूँ। तो जैसे मेरा मेंस नहीं हुआ था SBI जे का, तो उस फेलियर से मुझे रियलाइज हुआ कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी जिसकी वजह से मेरा यहाँ रुक गया। तो आई वाज लाइक कि अब तो ये कर दी हैं, अब आगे वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये तो रिपीट डेफिनेटली नहीं करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि गलतियां हमेशा नहीं होनी चाहिए, क्यों पुरानी गलतियां वापस से आपको रिपीट करनी है। तो जैसे मेरी गलती क्या थी, मैं मॉक्स नहीं लगा के गई थी मेन से पहले, तो मुझे आदत ही नहीं थी कि 3.5 घंटे डेस्कटॉप के सामने बैठ के लिख रहे हैं। पढ़ने को बैठ के पढ़ लेते थे, लेकिन एकदम टाइम चल रहा है 3.5 घंटे का, उसमें आप बैठ के लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो वो अलग ही सिचुएशन हो जाती है पूरी। तो एक तो मेरा ये एरर था मेरा। और सेकेंडली ये था कि मतलब करंट अफेयर्स मैंने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो ये दोनों मिस्टेक्स मुझे लगी जो मेरे फेलियर जिसने मेरा लाइक SBI JMM आई वाज नॉट एबल टू क्लियर। तो मतलब यही था कि इनसे मैंने सीखा, और फिर यही सोचा कि अब इससे तो रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन रुकेगा तो इन्हीं की वजह से रुकेगा। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर रूटीन बनाया कि लाइक सुबह उठते थे तो एकदम मोनोटोनस दिन हो गया था कि कुछ भी नहीं है, सुबह उठ रहे हैं, टू डू लिस्ट बना रहे हैं, उसे पूरा दिन सॉल्व कर रहे हैं, फिर रात में चेक कर रहे हैं कि क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ। तो एकदम वो उन मंथ्स में तो एकदम बोरिंग सा हो गया था, कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं करता था, बस यही था कि किसी तरह कर लो। और क्योंकि ये लगता था ना कि अगर इस बार नहीं निकाल पाए तो फिर पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा अगले रिक्रूटमेंट के लिए। और फिर इस बार क्योंकि वैकेंसीज भी ठीक ठाक थी तो मुझे लगता था ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब लाइक क्योंकि कंपटीशन तो है ही, क्योंकि 7-8 लाख स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर 4,500 सीट्स, तो डेफिनेटली कंपटीशन है। लेकिन फिर मैं वही सोच रही थी कि अब है तो है, अभी भी है बाद में भी होगा, लेकिन मुझे तो बस एक ही सीट चाहिए ना। तो बस यही था कि एकदम जैसे मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के टाइम में आप एकदम मोनोटोनस हो जाओ कि आपको वही चीजें बार बार करनी है, मॉक्स लगाने हैं, उन्हें एनालाइज करना है, फिर टू डू लिस्ट बना रहे हैं, फिर उसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यही है बस कि जो दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। कोमल, बहुत सारी चीजें आपसे जानी और बहुत अच्छा लगा। हम सेशन के एंड में हैं, कुछ फाइनल टिप्स क्विकली आप देना चाहेंगे सभी को? मैम एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि जैसे जब जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं यूट्यूब पे लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं कि किसने कैसा प्रिपेयर करा, ये इन्होंने IBPS निकाल लिया तो इन्होंने कैसा प्रिपेयर करा, उनका SBI निकल गया तो उन्होंने कैसा प्रिपेयर करा। तो मैम मुझे लगता है कि इससे थोड़ा रिफ्रेन करना चाहिए एस्पिरेंट्स को। लाइक मैंने कभी किसी की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं है ये। जो मेरे लिए वर्क करता है हो सकता है वो किसी और के लिए नहीं करता हो, और जो किसी और के लिए करता है हो सकता है वो मेरे लिए नहीं करता हो, क्योंकि सबका अपना माइंडसेट होता है। कौन कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई क्वांट में अच्छा होता है, कोई किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है। तो सबको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। और मतलब जैसे और मॉक्स की इम्पोर्टेंस पे आई कैन नॉट एम्फसाइज मच। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है, डू नॉट बॉदर ऑन दैट। मॉक्स तो मस्ट है। मतलब मैं
मतलब मैं बता नहीं सकती उनकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि लाइक मुझे लगता है कि प्रीलिम से पहले अगर कोई सिर्फ अराउंड 25-30 मार्क्स लगा के चला जाए ना, डेफिनेटली उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाना है। और मेंस के लिए भी आप प्रॉपर 3 घंटे 3.5 घंटे बैठो कंप्यूटर के सामने और करो आप मॉक्स। और ऐसा मत सोचो कि कुछ लोग होते हैं ना जैसे सबमिट करके देते हैं, तो उसमें आपका वो एटमोसफेयर नहीं बन पाता है, क्योंकि जब वो घड़ी टिक टिक कर रही होती है ना, वो अलग ही एकदम प्रेशर होता है। तो वही मुझे लगता है कि आप प्रॉपर बैठो लैपटॉप के सामने, एकदम सब सारे जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसे म्यूट करो और लगाओ मॉक और उसे अच्छे से एनालाइज करो। और बाकी जो बेसिक चीजें हैं जैसे क्वांट में है, जो प्री रिक्विजिट्स हैं जैसे टेबल्स हो गए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, ये सब बेसिक चीजें हैं, इनको एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और जैसे क्या करते हैं ना बच्चे की अरिथमेटिक में, मैं भी स्टार्टिंग में यही करती थी, मुझे बहुत डर लगता था अरिथमेटिक से। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा होता था कि जब मैं क्लास तो देख रही हूँ, अरिथमेटिक का क्लास तो देख रही हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती थी। तो वो भी ऐसे बहुत बच्चे करते हैं। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अनलेस एंड अंटिल मैं उस क्लास को देखने के बाद बुक से खुद से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगी, तब तक एग्जाम में हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मेंस में आपका मेनली डीआई आता है, और डीआई में आपको एक डीआई ऐसा मिलेगा जो जनरल सा होगा, और बाकी डीआई में सिर्फ अरिथमेटिक होता है। तो अगर अरिथमेटिक ही नहीं करा होगा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि जैसे मैंने गौरव सर की भी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो आपको डायरेक्टली डिमोटिवेट नहीं करते हैं, वो आपको ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको डिमोटिवेशन फील होने लगेगा। मतलब जैसे मेरे मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग थे, मेरे सीनियर्स थे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने 1-2 अटेम्प्ट पर दे गेव अप, उसके बाद उन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। तो वो हमेशा से पता है मुझे बोलते थे कि मतलब इतने इतने लाख बच्चे बैठते हैं और इतनी सी वैकेंसी आती हैं, तो मतलब इतना मुश्किल होता है। तो वही मुझे गौरव सर की बात याद आती थी कि ये आपको डायरेक्टली तो डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये सुनोगे कि इतना 0.8% अगर सिलेक्शन रेशियो है तो इट इज वेरी लेस। तो फिर मतलब इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना कर रहे हो, आप अपना कर्म अच्छे से करो तो डेफिनेटली आपको फल अच्छा मिलेगा। Thank you so much, Komal, for joining us in this interview session, sharing all these insights. और सभी के लिए बहुत ही important हिदायत कोमल ने दी है कि आप डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए, किसी की बात मत सुनिए। आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको पता है उसको कैसे अचीव करना है। बस सही सोर्सेस, सही लोगों को सुने और अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल, और हमारी यही कामना है कि आप और आगे बढ़े। कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग। थैंक यू।